तो 9th क्लास, वेलकम है अभी सभी का। बायो का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं अभी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की आधारभूत संरचना। तो जीवन की आधारभूत संरचना है वो किसके कारण है भी, या जीवन की आधारभूत संरचना किसको मानते हैं हम? सेल को। सेल क्या है भी, हिंदी में देखते हैं, जीवन की आधारभूत संरचना। कौन सी चीज होगी भी? कोशिका। अब देखते हैं भी कि कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना क्यों बोलते हैं हम? क्या है इसमें कोशिका में ऐसा जो इसको जीवन की आधारभूत संरचना माना गया है? तो ये देखते हैं हम इससे पहले कि जो हमारा शरीर है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है भी? कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। तो इसमें लिख सकते हैं हम, all organisms are made up of cells. All organisms are made up of cells. कि जितने भी जीव हैं या सजीव वस्तुएं जितनी भी देखते हैं हम, सभी का शरीर किस चीज से मिलकर बना हुआ है भी? कोशिकाओं से। अब कोशिकाओं से मिलकर कैसे बना हुआ है, कैसे उसको आधारभूत संरचना बोलते हैं, कोशिका क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, किस तरीके से वो काम करती है, तो इसके बारे में देखेंगे भाई। सारी चीजों के बारे में एक एक करके देखते जाएंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं भाई कि आधारभूत संरचना क्यों बोला गया है, इसको फंडामेंटल यूनिट क्यों बोला गया है। अब ये देखते हैं भाई कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन देखते हैं पहले कि ऑर्गेनिज्म है वो किस किस चीज से मिलके बना होता है। तो सबसे छोटी यूनिट होगी भी सेल। सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? सेल, कोशिका। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना होगी। फिर कोशिकाएं मिलके बनाती हैं भी टिश्यू। सेल मिलके बनाएगी टिश्यू। टिश्यू होगा भी ऊतक। तो देखो, सबसे छोटी यूनिट या आधारभूत संरचना क्यों बोलते हैं, अब उस स्टेप की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम। सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाते हैं भाई ऑर्गन। ऑर्गन होता है अंग। ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जब एक से ज्यादा अंग इकट्ठे हो जाते हैं या बहुत सारे अंग इकट्ठे मिलके काम करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं भाई ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जीव के बारे में देखेंगे हम, तो ऑर्गेनिज्म किस चीज से मिलके बना हुआ है भाई? अलग अलग अंगों से। अगर हम हमारे शरीर की बात करें, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, मुंह है, सारे क्या है? अलग अलग अंग, लेकिन सारे मिलके क्या बनाते हैं? मनुष्य। तो वो क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म से फिर मिलके क्या बनता है भाई? ऑर्गेनाइजेशन, या ये बोल सकते हैं सोसाइटी। अब ये देखो भाई, एक एक करके चीजों को देखें हम। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम किससे बना है भाई? ऑर्गन से। अलग अलग अंग है उसमें। टिश्यू, ऑर्गन किससे बने? टिश्यू से। टिश्यू किससे बना है? सेल से। तो हम सीधा सीधा ये भी तो बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का शरीर किस चीज से मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से। चलो, ये बात क्लियर होगी यहाँ पे। अब बात करते हैं भाई हम स्कूल बिल्डिंग की। स्कूल बिल्डिंग, कि कोई भी स्कूल की बिल्डिंग है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है? स्कूल की बिल्डिंग है वो सबसे छोटी संरचना किस चीज से मिलकर बनी रहती है अभी? ब्रिक्स से। ब्रिक्स क्या होती है अभी? ईंट। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? ईंट। एक एक ईंट लगा के हमने क्या बना दिया? एक कमरा बना दिया, फिर दूसरा कमरा बना दिया, तीसरा कमरा बना दिया। तो जो कमरे बना दिए, अगर बॉडी के रूप में बात करें हम, तो वो कमरे क्या हो गए भी? ऑर्गन्स। एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा। तो एक ऑर्गन, दो ऑर्गन, तीन ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम हो गया, रूम सिस्टम हो गया। फिर क्या बन गया लास्ट में? ऑर्गेनिज्म। तो क्या बोल सकते हैं अभी कि जो सेल्स हैं, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक of any organism.
क्या बात होगी सेल के बारे में कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि कोशिकाएं हैं वो किसी भी जीव के जीवन का क्या है, आधार। या वो ऑर्गेनिज्म किस चीज से मिलकर बना हुआ है भाई, सारा का सारा कोशिकाओं से। जिस तरीके से स्कूल में सारा रोल किस चीज का है, स्कूल को बनाने में ईंटों का, क्योंकि अगर एक के ऊपर एक ईंट रखते हैं इस तरीके से उसकी पूरे स्कूल की बिल्डिंग तैयार हुई है। तो यही जो सेटअप है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाता है। तो कोशिका के बारे में इतनी चीज क्लियर है। कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं, उत्तक। उत्तक मिलके क्या बनाते हैं, अंग। अंग मिलके क्या बनाते हैं, अंगतंत्र। अंगतंत्र मिलके क्या बनाता है, पूरा ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्राणी। कोशिका को आधारभूत संरचना क्यों बोलते हैं, तो कोशिका को आधारभूत संरचना इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी के ऊपर हमारे जीवन का आधार है। अगर हमारे शरीर में से सारी कोशिकाएं निकाल के अलग कर दें, हम सारी शरीर की सारी कोशिकाओं को अलग कर दें, तो शरीर बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि सारा खेल किसका है, कोशिकाएं। कोशिकाओं ने मिलकर हाथ बना रखे हैं, कोशिकाओं ने मिलकर उत्तक बनाए, फिर उन उत्तक से हमारे हाथ बने हैं। कोशिकाओं ने मिलकर उत्तक बनाए, फिर उनसे हमारी आंखें बनी हुई हैं, कान बने हुए हैं। तो इस तरीके से, तो इसलिए इसको भी आधारभूत संरचना बोलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का आधार क्या है, कोशिकाएं। इतनी बात क्लियर है। चलो इससे आगे देखते हैं अभी कि कोशिका जीवन का आधार है। कोशिका की डेफिनेशन भी अब देखते हैं। कोशिका की डेफिनेशन किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम कोशिका को, पढ़ा होगा पहले भी, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हम। कोशिका सबसे नॉर्मल चीज है, तो इसके बारे में पता ही है तुम्हें, ज्यादा कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। सेल इज द स्मॉलेस्ट structural and functional unit of life। तो कोशिका को अगर डिफाइन करना चाहेंगे हम, तो कोशिका को डिफाइन किस तरीके से करेंगे भी, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका किसी भी जीव के जीवन की सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे छोटी। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है भाई, जिसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर हो, जिसका कोई ना कोई आकार हो, तो ऐसी संरचना है भाई, तो स्ट्रक्चरल यूनिट। और तीसरी चीज है भाई फंक्शनल यूनिट, कि कोशिका का किसी भी जीव के शरीर में फंक्शन रहेगा, उसका काम भी है, बिना काम की चीज नहीं है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं भाई, कोशिका। तो देखो फिर से बता देता हूं एक बार। स्मॉलेस्ट का मतलब हो गया सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। अभी बात कर रहे थे इससे जस्ट पहले ही हम कि कोशिका क्या है, कोशिका शरीर की आधारभूत संरचना है। तो सबसे छोटी यूनिट, जैसे स्कूल में सबसे छोटी यूनिट क्या लगाएंगे हम, ईंट, तो वैसे ही हमारे शरीर में सबसे छोटी संरचना क्या होगी भी, कोशिका। दूसरी चीज स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं भाई, सेल हैज डेफिनेट स्ट्रक्चर, कि कोशिका का कोई ना कोई आकार जरूर होता है, वो किसी भी आकार में या किसी भी रूप में मौजूद रहेगी। अगर कोई चीज है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात होगी भी, कोई चीज है तो उसका कोई ना कोई आकार तो होगा, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट। अब तीसरी चीज आ गई भी फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल का मतलब ईच सेल हैज स्पेसिफिक फंक्शन। इस चीज का क्या मतलब हो गया भी, कि जो भी कोशिका है शरीर में, उस कोशिका का एक स्पेसिफिक काम है, उसका एक अपना अलग से काम है, और वो काम वो रेगुलर करती रहती है। तो देखो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। क्या डेफिनेशन रहेगी भी, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी स्ट्रक्चर वाली
और फंक्शन करने वाली इकाई है, जिसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्मेशन है वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके बिना बन ही नहीं सकता। तो ये होगी कोशिका। तो इसमें देखते हैं भाई हिंदी में कैसे लिखेंगे। जो स्टूडेंट्स हिंदी माध्यम से हो वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होगी, अभी बात कर रहे थे हम। दूसरा संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल को क्या बोलते हैं, संरचनात्मक, कि उसकी कोई ना कोई संरचना है, उसकी कोई ना कोई बनावट है, उसका कोई ना कोई आकार जरूर है कोशिका का। तो सबसे छोटी होगी, संरचनात्मक होगी, और फंक्शनल को हिंदी में बोलते हैं भाई क्रियात्मक। अब उसका कोई ना कोई काम भी है, कोशिका कोई ना कोई काम करती रहती है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका। तो इतनी बात क्लियर है भाई। देखो फिर से, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। क्लियर है इतनी बात। अब इसमें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है और हमें पता भी होना चाहिए, हु डिस्कवर्ड सेल, कोशिका की खोज किसने की थी भाई, किसने की थी कोशिका की खोज। 6th क्लास में पढ़ के आए होंगे हम। तो कोशिका की खोज की थी भाई रॉबर्ट हुक। कब की थी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कई बार इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि कोशिका की खोज सबसे पहले किस जीव में की गई थी, या किस चीज में सबसे पहले कोशिका की खोज की गई थी। तो वो था द बार्क ऑफ ट्री, द बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छाल। पेड़ की छाल में जो कोशिकाएं मौजूद थी सबसे पहले उसको देखा गया था। अब बात करते हैं भाई कोशिका का साइज। कोशिका किस साइज की होती है, तो कोशिका जनरली वेरी स्मॉल साइज, बहुत छोटी साइज की होती है, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, या ये बोल सकते हैं हम कोशिका का आकार इतना छोटा होता है कि उसको देखने के लिए दूरदर्शी की जरूरत पड़ेगी, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी, दूरदर्शी नहीं सॉरी। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देख सकते हैं, साइज इतना छोटा रहेगा। फिर दूसरी बात ये है भी साइज के हिसाब से कि कोशिका का साइज वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, कि हर एक प्राणी से दूसरे प्राणी में कोशिका का जो साइज है वो बदलता रहता है। यहाँ तक कि एक ही ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऊतकों में अलग अलग साइज की सेल्स प्रेजेंट रहेंगी। अगर हम बात करें हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं या जितनी भी टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सभी का साइज एक जैसा नहीं रहेगा। किन्हीं कोशिकाओं का आकार छोटा रहेगा और किसी कोशिकाओं का आकार बड़ा रहेगा। कोशिकाओं का आकार किस हिसाब से बदलता है भी, उनके कार्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस चीज का कौन सा कार्य करती हैं, क्या काम उनको करना पड़ता है। तो इतनी बात क्लियर है। उससे आगे देखते हैं भाई कोशिका की डेफिनेशन। सबसे उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आ गई भी डिस्कवरी, खोज किसने की थी। फिर चीज आ गई भी साइज। साइज की बात जो बिल्कुल नॉर्मल बात है वो हमने कर ली है। कौन सी बात भाई, कि साइज है वो माइक्रोस्कोपिक साइज होता है भाई, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं उसको, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। बहुत छोटा साइज रहेगा जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा। वेरी का मतलब होता है भी बदलना, या डिफरेंट डिफरेंट साइजेस मिलेंगे। तो उसमें ये बोल सकते हैं भी यहाँ तक कि एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनकी साइज, उनके सेल्स भी का साइज भी अलग अलग रहेगा। तो कोशिका के एक ही ऑर्गेनिज्म में कोशिका का साइज अलग अलग है। तो वो किसके कारण है भाई,
अभी बताया था मैंने, किस चीज के ऊपर निर्भर करता है वो, उसके कार्य के ऊपर, कि वो कोशिकाएं किस तरीके का कार्य कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसकी उसका साइज रहेगा। छोटी साइज, अगर कोई टिपिकल काम है, छोटी साइज की कोशिकाएं मिलेंगी, बड़ी साइज की कोशिकाएं, जैसे हमारी मसल्स हैं, मसल्स में बड़ी साइज की कोशिकाएं मिलेंगी, और ब्रेन वगैरह की बात करें तो उनमें छोटी छोटी साइज की कोशिकाएं मिलेंगी। तो ये कोशिका के बारे में इतना भी, इतनी चीज क्लियर है। इसके बाद देखते हैं भी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म धरती पे पाए जाते हैं, अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उनको कोशिका के आधार पर हम दो भागों में बांट देंगे। कोशिका का आधार क्या हो गया भाई? कोशिका की संख्या के आधार पर। अब बात करें हम कोशिका का नंबर, कि कोशिका की संख्या, कि किसी भी जीव में कोशिका की कितनी संख्या पाई जाती है, कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अब देखो भी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कोशिका की संख्या के आधार पर द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू, कितने भागों में बांटा गया? अभी अभी बताया था, टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में बांटा गया है। किन को बांटा गया? अभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको। तो इतने सारे जीव हैं भी, हम अपने चारों ओर देखते हैं, हमें बहुत सारी टाइप के जीव मिल जाएंगे। कोई पक्षी है, कोई कीड़े मकोड़े हैं, कोई पेड़ है, कोई जानवर है, गाय है, भैंस है, बहुत सारी टाइप के जीव मिल जाएंगे। तो उनमें उनको दो भाग में कैसे बांटेंगे? कोशिका के नंबर के आधार पर। तो वो देखो भाई, सिंपल सा मेथड लगाया है। एक तो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बना दिया भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा ग्रुप बना दिया भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और ना ही उस ऑर्गेनिज्म की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं को गिनने की जरूरत है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। ऑर्गेनिजम्स को कोशिका की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से हो गए? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो किसी भी जीव में अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं लगी हुई हैं, तो इनको गिन पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई। मिलियंस ऑफ सेल्स है हमारे शरीर में, मिलियंस को कैसे गिनेंगे, किस तरीके से गिनेंगे? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी भाई कि अगर कोशिका को गिनना भी शुरू कर दें हम, तो कोशिकाएं माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसमें सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी कि इतने के लगभग कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती होंगी। तो देखो क्या तरीका है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हिंदी में बोलते हैं भाई एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। ऑर्गेनिजम्स का मतलब हो गया जीव, और यूनिसेलुलर का मतलब हो गया एक कोशिकीय। तो देखो अब हिंदी में नाम बताते या लिखते ही अंदाजा हो गया होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं भाई? एक कोशिकीय जीव। एक, एक का मतलब क्या हो गया? सिंगल। कोशिका, कोशिका का मतलब हो गया सेल, सिंगल सेल, कि जो जीव एक ही कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, या एक ही कोशिका से जिस जीव का निर्माण होता है वो जीव क्या कहलाएंगे भी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब देखते हैं मल्टी। मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहु। सेलुलर का मतलब हो गया कोशिकीय। तो जीवों के दो भाग हो गए भी कोशिका की संख्या के आधार पर। पहला हो गया एक कोशिकीय जीव और दूसरा हो गया बहुकोशिकीय जीव। अब इसमें देखो भी, एक बता दिया एक कोशिकीय जीव, इसमें तो ये बताया है द ऑर्गेनिजम्स। डिफाइन कैसे करेंगे इसको? द ऑर्गेनिजम्स विच आर, organisms which are made of single cell are called unicellular organisms.
देखो जी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है भाई, उसमें गलती करते हैं। वो गलती हमें नहीं करनी है, उस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड ऑफ ए सिंगल सेल, केवल एक ही कोशिका से जो जीव मिलके बने होते हैं वो क्या कहलाएंगे? एक कोशिकीय जीव। क्लियर है? फिर से देख लो एक बार। जो जीव केवल एक, लिख भी देता हूं भाई यहाँ पे, केवल एक ही कोशिका से जो जीव मिलके बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब बात करते हैं भाई दूसरे ग्रुप की। दूसरे ग्रुप में तो बहुत सारे जीव आ जाएंगे। अब इसका एग्जांपल ले हम, जो सबसे सिंपल एग्जांपल है और सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है, अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कहाँ पे पाया जाता है? पानी में पाए जाने वाला जीव है, जिसके शरीर में एक ही कोशिका पाई जाती है। उस कोशिका को ही क्या बोलते हैं? एक जीव बोलते हैं। अब देखो, मल्टी सेलुलर, अब हम बहुत ज्यादा जीव देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम बकरी को देखते हैं और दूसरा हम हाथी को देखते हैं। तो बकरी के शरीर में ज्यादा कोशिकाएं रहेंगी या हाथी के शरीर में? कौन से का शरीर का आकार बड़ा है? हाथी का। तो हम बिल्कुल सिंपल से सिंपल उसमें बता सकते हैं कि हाथी के शरीर में ज्यादा कोशिकाएं रहेंगी और बकरी के शरीर में कम कोशिकाएं रहेंगी। तो इनकी कोशिकाओं को कैसे, या इनकी कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को अलग अलग भागों में कैसे बांटेंगे भी? तो उसमें देखो, उसके लिए एक ही वर्ड दे दिया, मल्टी सेलुलर, बहु कोशिकीय। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात थी वो ये थी भाई, कि एक तो जीव ऐसे हो गए जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, एक कोशिकीय जीव हो गए। अब मल्टी सेलुलर को डिफाइन करना है भी, एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर जो भी जीव बना हुआ है वो क्या हो गया? मल्टी सेलुलर। तो इसमें जो सबसे ज्यादा मोटी गलती करते हैं वो हम क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं दो से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर जो जीव बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर। दो नहीं करना है भाई, एक करना है। एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने हैं वो जीव क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर। तो डिफाइन किस तरीके से करेंगे भाई? दो, द ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव, द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उदाहरण क्या दे सकते हैं भाई? हम कोई भी उदाहरण दे दो। हम किस चीज का उदाहरण देंगे? खुद का उदाहरण दे लेंगे। उदाहरण क्या हो गया? आदमी खुद। तो इसमें देखो भाई, इस चीज का ध्यान में रखना है भाई कि एक से ज्यादा कोशिकाओं से, और दूसरा क्या है? केवल एक कोशिका से। तो इसमें वो बात ध्यान रखना भाई, मोर देन टू नहीं करना है, क्योंकि दो कोशिकाओं वाले जीव को फिर किस में रखेंगे? अलग से कैटेगरी बनानी पड़ेगी। तो वो तुम्हारे हिसाब से चेंज नहीं होगा, सिस्टम जो पहले से बना रखा है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। दो ग्रुप किसके आधार पे भी? कोशिकाओं के संख्या के आधार पे जीवों को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से हो गए भाई? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन से जीव हो गए? जो जीव केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर। एग्जांपल क्या ले लिया हमने इसमें? अमीबा। दूसरे भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो जीव एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने हुए वो क्या कहलाएंगे? मल्टीसेलुलर। एग्जांपल क्या ले लिया भाई? ह्यूमन बीइंग, मानव। क्लियर है ये बात? कोशिका किसको बोलते हैं भाई? सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। अब कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। तीसरी चीज, कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को अलग अलग भागों में बांटते हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे टाइप के जीव पाए जाते हैं, तो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग से कोशिकाओं का नंबर मिलेगा। तो जितने जीव हैं उतने ही उसके क्या हो जाएंगे भाई? पार्ट हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। जैसे भेड़ में अलग नंबर मिलेगा कोशिकाओं का, बकरी में अलग नंबर मिलेगा। तो सभी को अगर अलग अलग ग्रुप में बांटने लग गए
तो उनके तो जितने ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं अर्थ पे उतने तो उनके ग्रुप बन जाएंगे। तो इसलिए सिंपल से तरीका निकाल दिया, एक तो एक कोशिकाओं से बनने वाले और एक से ज्यादा कोशिकाओं से बनने वाले जीव। तो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर जीव। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके बाद देखते हैं अभी हम, जो हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा बात पूछी जाती है वो है डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में क्या क्या अंतर होते हैं। तो वो अंतर करते हैं भैया, इतनी बात क्लियर है? तो अंतर जान गए हम, तो एक एक करके अंतर देखते जाएंगे और उनको समझते जाएंगे भी। कौन से जीवों का आकार बड़ा होता है, यूनिसेलुलर का या मल्टीसेलुलर का? तो सीधी सी बात है भी कि जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने रहेंगे उनके शरीर का आकार बड़ा रहेगा, और जो ऑर्गेनिज्म एक ही कोशिका से मिलकर बने हुए हैं वो उनके शरीर का आकार छोटा रहेगा। तो देखो डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो एक साइड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिखेंगे भी और दूसरी साइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिखेंगे। अब एक एक करके उनके जो पॉइंट हैं उनको समझते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। तो सबसे पहले तो लिख देंगे भाई इसकी डेफिनेशन, कि जो ऑर्गेनिज्म एक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, कि जो जीव एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने हुए वो क्या कहलाते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। क्लियर है बात, कि जो जीव एक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, जो जीव एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। दूसरी बात भी, द साइज ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज स्मॉल, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के शरीर का आकार कैसा रहेगा, छोटा, क्योंकि एक ही कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। इनके शरीर का साइज कैसा रहेगा भी, लार्ज, बड़ा साइज रहेगा। जितनी ज्यादा कोशिकाएं होंगी उतना ही बड़ा साइज रहेगा। एग्जांपल भी दिया था भाई हमने, जैसे मनुष्य के शरीर की बात करें और हाथी के शरीर की बात करें तो किसमें कोशिकाएं ज्यादा होंगी, हाथी के शरीर में। तो इसमें जितना बड़ा शरीर उतनी ज्यादा बड़ा साइज। उसके बाद देखते हैं अभी 3 नंबर। अब सीधी सी बात है, एक तो एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है जीव और एक अब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है इसमें। तो इसमें बोल सकते हैं भाई, द सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज। कि जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी एक ही कोशिका परफॉर्म करती है भाई। एक ही कोशिका सारी जीवन की क्रियाएं करेगी। जीवन क्रिया लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, लाइफ एक्टिविटीज किस चीज को बोलेंगे भाई, कि जिंदा रहने, किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए जो एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, जैसे सांस लेना है, एक्सक्रीशन है, न्यूट्रिशन है, तो वो सारी चीजें क्या होंगी, लाइफ एक्टिविटीज। तो वो सारी चीजें किसको करनी पड़ेंगी भी, एक कोशिका को, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं तो है नहीं। तो एक कोशिका ही क्या करेगी, सांस लेने का काम भी करेगी, खाना खाने का काम भी करेगी, उसको पचाने का काम भी करेगी, उसको एक्सक्रीट करने का काम भी करेगी। तो सारे काम किसके हैं, एक कोशिकाओं के। अब ये बात तो होगी यूनिसेलुलर की। मल्टीसेलुलर में एक कोशिका थोड़ी ना करेगी सारा काम, डिफरेंट ऑर्गन्स। अब इसमें तो जो शुरू में बात बताई थी, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। तो हर एक काम के लिए अलग अलग ऑर्गन होते हैं अभी। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे या जो जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने होंगे, उनके शरीर में तो अलग अलग अंग रहेंगे अलग अलग काम के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें हमारे शरीर की, तो हमारे शरीर में श्वसन के लिए
फेफड़े मौजूद हैं। हमारे शरीर में एक्सक्रीशन के लिए किडनी मौजूद है, त्वचा मौजूद है, स्किन से भी एक्सक्रीशन होता है, पसीना निकलता रहता है अभी। देखने के लिए आंखें मौजूद हैं, सुनने के लिए कान मौजूद है। तो इसमें बहुत बोल सकते हैं अभी डिफरेंट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ये बात तुम्हें बता दी है कि सेल्स मिलके ही किस चीज का फॉर्मेशन करती हैं, ऑर्गन्स का। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी टू परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज। क्लियर है अभी कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग अंग मौजूद रहेंगे टू परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज। अब बात करते हैं अभी लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन क्या होता है अभी? हर एक जीव का एक निश्चित जीवन काल होता है अभी। जीवन काल किस चीज को बोलते हैं? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन को हिंदी में क्या बोलेंगे? जीवन काल। जीवन काल क्या चीज होती है अभी? टाइम बिटवीन बर्थ एंड डेथ, बर्थ टू डेथ, कि उसके जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय है वो क्या कहलाएगा? लाइफ स्पैन, जीवन काल। तो ये सिंपल सी बात है, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, ये पढ़ते भी हम और ये चीज हमें पता भी है कि जो जीव, जिस जीव ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। पढ़ा है बहुत अच्छे से, देखते भी हम। जो बूढ़े लोग हैं वो मरते जाते हैं, एक निश्चित एज के बाद, निश्चित उम्र के बाद मर जाते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात ना करके चलें तो ऐसे पेड़ पौधे देखते होंगे भी, जो 2-3 महीने में गेहूं की फसल की बात करें हम, गेहूं की फसल बोते हैं, बोने के बाद 2-3 महीने बाद उसको क्या करते हैं? पक के तैयार हो जाती है। या तो हम काट लेते हैं, अगर नहीं काटेंगे तो वो क्या हो जाते हैं? पौधे अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो ये किसके कारण होते हैं अभी खत्म? लाइफ स्पैन के कारण। तो अब इसमें बात करते हैं अभी, डिफरेंस की बात कर रहे थे, लाइफ स्पैन, जीवन काल। तो जो जीव एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ है उसका जीवन काल कितना रहेगा? बहुत कम रहेगा। तो इसमें लिख सकते हैं भाई लाइफ स्पैन वेरी शॉर्ट। एक कोशिका है, एक कोशिका को ही सारे काम करने पड़ते हैं, तो उसका जीवन काल कैसा रहेगा? वेरी शॉर्ट। इसमें क्या है? बहुत सारे कोशिकाएं लगी रहती हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं भाई? ऑर्गेनिज्म के शरीर में क्या चलता रहता है? पुरानी कोशिकाएं टूटती रहेंगी, नई कोशिकाएं बढ़ती रहेंगी। तो वो ऑर्गेनिज्म बहुत दिनों तक जिंदा रह जाता है, या बहुत ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर जाता है। तो लाइफ स्पैन की बात करें इसमें, तो लाइफ स्पैन रहेगा भाई, पॉइंट नंबर हो गया 4, लाइफ स्पैन रहेगा इनका लॉन्ग, ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। अब इनकी अगला देखते हैं डिफरेंस भी इसमें। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन लाइफ की एक महत्वपूर्ण वो है ना एक्टिविटी। रिप्रोडक्शन के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? अपने जैसे जीवों को कंटिन्यू नहीं रख पाएगा। अगर मनुष्य रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, अगर मनुष्य प्रजनन करना बंद कर दे, तो थोड़ी दिन बाद क्या होंगे? जितने जीवित मनुष्य हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद मनुष्य की प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इसको लाइफ एक्टिविटी का एक मेन एक्टिविटी बोलते हैं अभी, कि रिप्रोडक्शन के बिना कोई भी जीव है वो जिंदा नहीं रह पाएगा, जिंदा रहने के लिए जरूरी चीज है। तो रिप्रोडक्शन कैसा रहेगा? रिप्रोडक्शन इज सिंपल। जो प्रजनन का टाइप रहेगा या प्रजनन की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल रहेगी। इसमें कैसा रहेगा रिप्रोडक्शन? कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा। और जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे, कुछ तो साधारण जीव होते हैं भाई, बहुकोशिकीय, जो 2 कोशिकाओं से मिलकर बने हुए, 5 कोशिकाओं से मिलकर बने हुए, 10 कोशिकाओं से मिलकर बने हुए, तो वो क्या होंगे? सिंपल। और जो मानव के जैसे हो गए, जैसे इसमें हमारे शरीर की बात की थी हमने कि हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो मिलियंस में कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो वो क्या हो गए भी? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, जिनमें बहुत ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं और वो बहुत सारे अंगों का निर्माण होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के बारे में आगे चल के बात करेंगे भी हम।
कि किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं और किस तरीके से जो उनकी लाइफ एक्टिविटीज है वो परफॉर्म होती रहती हैं। तो ये बात होगी भी डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे भी। तो इसमें एक बार फिर से देख लो कि मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहली बात की थी हमने भी कोशिकाओं का नंबर, संख्या। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, मल्टीसेलुलर एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने, ये बात पता है हमें। दूसरी बात, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास कोशिकाएं कम हैं तो उसका साइज छोटा रहेगा, इनके साइज बड़ा रहेगा। एक कोशिका है वो जीवन के सारे जरूरी काम कर लेती है, और इसमें जो अलग अलग कोशिकाएं हैं वो मिलकर ऑर्गन बनाती हैं, ऑर्गन फिर अलग अलग काम करते हैं। इसमें एग्जांपल भी लिया था, जैसे सांस लेने का काम है वो एक ही कोशिका कर लेगी। इसमें सांस लेने के लिए बहुत सारी कोशिकाएं रहेंगी, कहीं लंग्स का निर्माण होगा, कहीं नाक, कहीं ट्रेकिया, सारे अलग अलग। तो इसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग अंग है, इसमें एक ही कोशिका सारा काम कर लेती है। फिर बात कर हमने भी लाइफ स्पैन की, कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका कोई निश्चित जीवन काल होता है। तो एक कोशिका है तो कम टाइम तक जिंदा रहेगी, और बहुत ज्यादा कोशिकाएं हैं तो बहुत लंबे समय तक जिंदा रहेंगी। तो ये हो गया इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, शॉर्ट, और इनका लाइफ स्पैन क्या रहेगा, लॉन्ग, ज्यादा समय तक जिंदा रहेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिर बात की थी भी हमने रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन एक ही कोशिका है तो उसमें रिप्रोडक्शन सिंपल, बता भी देता हूं, तुमने पढ़ा भी होगा। तो इसमें सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन से क्या होता है, रिप्रोडक्शन। एक कोशिका है, बीच में से बट जाएगी, सारा मटेरियल दो भागों में बट जाएगा, ये कोशिका अलग जीव बना देगी, ये कोशिका अलग जीव बना देगी। तो बिल्कुल सिंपल है। इनका जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये थे भाई डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। अब इससे देखते हैं भाई अगला पॉइंट। अगला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कोशिका के आधार पर जीवों को फिर से हम दो अलग अलग भागों में बांटेंगे। अब की बार पहले तो किया था भाई हमने कोशिका के नंबर के आधार पर, अब बांटेंगे भी हम कोशिका के स्ट्रक्चर के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग भागों में। तो ये देखते हैं भाई, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स पढ़े होंगे भी। एक तो होते हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, दूसरे होंगे यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास में पढ़ेंगे भी। आज के लिए इतना ही। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा भी, थोड़ा इसके बारे में देखना, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।